एनसीईआरटी की कक्षा 12 की बायोलॉजी के प्रथम अध्याय जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के अंतिम वीडियो को लेकर आपके सम्मुख पुनः प्रस्तुत हूँ। अब तक हमने जनन के सामान्य परिचय हमने देखा है कि जनन अलैंगिक और लैंगिक प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है और पिछले वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में शुरुआती हमने बातें की पर चर्चा की थी। अब आज हम लोग इसमें लैंगिक जनन की तीन घटनाओं में जिनको विभाजित करते हैं, निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाओं, उनमें से निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कल या पिछले वीडियो में हमने निषेचन पूर्व घटनाएं यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के पर चर्चा की थी। आज हमारा जो चर्चा का बिंदु है वो है लैंगिक जनन के दौरान निषेचन और निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले निषेचन फर्टिलाइजेशन फेज या फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या निषेचन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन को सिनगेमी भी बोलते हैं, और इसको हम कहेंगे गैमीट फ्यूज़न को ही निषेचन कहते हैं। यानी नर व मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन या सिनगेमी या युग्मक संलयन के नाम से जाना जाता है। तो परिभाषा ये हो गई कि नर व मादा युग्मकों के संलयन को, संयोजन को निषेचन कहते हैं। अब ये दोनों संरचनाएं मिलकर नर युग्मक और मादा युग्मक, जैसे पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि ये अगुणित कोशिकाएं होती है, हैप्लॉइड होती हैं। तो इन दोनों के संयोजन से, दोनों के संगलन से, दोनों के संलयन होने के फलस्वरूप जो कोशिका का निर्माण होगा वो अपने आप डिप्लॉइड या द्विगुणित होगी और उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो इसको एक ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि मेल गैमिट्स जो कि हैप्लॉइड होता है प्लस फीमेल गैमिट जो स्वयं हैप्लॉइड है, दोनों को मिलाकर ये बन गया जाइगोट। ठीक है, जो द्विगुणित कोशिका है। डिप्लॉइड कंडीशन, और यही जाइगोट सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रथम कोशिका है। मेरी आपकी जितने भी सजीव है जिनकी उत्पत्ति लैंगिक जनन के फलस्वरूप हुई है, उन सब का विकास जिस प्रारंभिक कोशिका से हुआ उसको जाइगोट या हिंदी में कहें तो युग्मनज कहते हैं। युग्मनज, जाइगोट, और गैमीट को बोलते हैं युग्मक। तो युग्मकों के संलयन की क्रिया को ही निषेचन या फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी कहते हैं। ठीक है, अब एक चित्र के द्वारा मनुष्य में निषेचन या फर्टिलाइजेशन को हम लोग देखते हैं। तो ये शुक्राणु, ठीक है, ये शुक्राणु, इस शुक्राणु में हम जानते हैं कि मनुष्य में कुल मिलाकर 23 गुणसूत्र होते हैं अगुणित कोशिकाओं में। तो 23 गुणसूत्र होते हैं, तो ये N है। और ये अंडाणु या मादा युग्मक, इसमें भी 23 गुणसूत्र है, ये भी N है। ये इसका केंद्रक, इस केंद्रक के अंदर 23 गुणसूत्र है जो कि N स्थिति है, हैप्लॉइड कंडीशन है। तो दोनों स्रोतों से 23 और 23 आए, ये बन गया युग्मनज, जिसको हम निषेचित अंडाणु भी कह सकते हैं। फर्टिलाइज्ड एग या निषेचित अंडाणु कह सकते हैं, युग्मनज। और इसके अंदर ये जो केंद्रक है, इसके अंदर दोनों स्रोतों से गुणसूत्र आकर ये बन गए 46। ठीक है, इस पूरी घटना में दो चीज़ें हुई है। एक तो इन दोनों का केंद्रक आपस में मिलकर एक कॉमन केंद्रक बन गया। इसका केंद्रक
और इसका केंद्रक, ये दोनों मिलकर एक कॉमन केंद्रक बन गया। और दूसरी जो बात हुई है वो है कि इन दोनों के कोशिका द्रव्य, हालांकि शुक्राणु में नाम मात्र का कोशिका द्रव्य है, उन दोनों का कोशिका द्रव्य भी मिलकर एक कॉमन कोशिका द्रव्य हो गया। तो ये भी कह सकते हैं कि सिनगेमी के दौरान दो प्रमुख घटनाएं होती है, एक कोशिका द्रव्य संलयन और एक केंद्रक संलयन। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि सिनगेमी इक्वल्स टू साइटोगेमी प्लस कैरियोगेमी। कोशिका द्रव्य संलयन के लिए शब्द आता है साइटोगेमी, कोशिका द्रव्य संलयन। ठीक है, इसका नर युग्मक और मादा युग्मक का कोशिका द्रव्य मिल गया, उस घटना को कहेंगे साइटोगेमी। और दोनों के केंद्रक जो कि 2n 2n थे, ये मिलकर एक केंद्रक बना लेते हैं। दोनों केंद्रक जो n और n थे, दोनों ने मिलकर 2n केंद्रक बना लिया, डिप्लॉयड न्यूक्लियस का निर्माण कर लिया। तो ये हो गया कैरियोगेमी। ठीक है, केंद्रक संलयन। तो युग्मक संलयन बराबर कोशिका द्रव्य संलयन प्लस केंद्रक संलयन। ठीक है, ये दोनों घटनाएं मिलकर निषेचन की क्रिया होगी। अब जिन जंतुओं में बाह्य निषेचन होता है, ठीक है, अब ये निषेचन की क्रिया होगी का, उसके आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। वेयर डज सिनगेमी अकर, कि ये जो युग्मक संलयन की जो क्रिया है ये कहाँ घटित होगी, उसके आधार पर इसको हम दो भागों में, दो प्रकारों में बांट सकते हैं। यदि ये निषेचन की घटना मादा प्राणी के शरीर के बाहर हो रहा है, मादा सजीव जो है या फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है उसके शरीर के बाहर हो रहा है, तो उसको कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और यदि ये मादा जीव जो है उसके शरीर के अंदर हो रहा है, तो इसके लिए हम नाम देंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, शरीर के बाहर हो रहा है निषेचन मादा के, ठीक है, फीमेल ऑर्गन, मेल के अंदर तो होने मतलब ही नहीं है। फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है उसके शरीर के बाहर यदि निषेचन की क्रिया हो रही है, तो इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन। और यदि यह है उसके शरीर के अंदर हो रहा है, मादा जो जनक है उसके शरीर के अंदर हो रहा है, तो इस क्रिया को हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको देखते हैं। ये एक सालमन मछली है। ये नर मछली अपने मादा मछली अपने अंडाणु को पानी में छोड़ रही है। ये नर मछली ये अपने शुक्राणुओं को त्याग रहा है पानी में ही। ठीक है, और फिर इन दोनों आपस में ये दोनों मिलकर निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। जल में बाह्य माध्यम में ये संपन्न होगी, तो इसको कहेंगे बाह्य निषेचन। जबकि ये मुर्गे में ये निषेचन की क्रिया दिखाया जा रहा है, ये आंतरिक निषेचन है। इसमें नर द्वारा मादा के शरीर के अंदर शुक्राणु त्यागे जा रहे हैं और मादा शरीर के अंदर जो है वो निषेचन की क्रिया संपन्न हो रही है, इसलिए ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इन दोनों में अब अंतर क्या होगा? मुख्य अंतर तो ये है कि शरीर के बाहर होना, शरीर के अंदर होना। लेकिन कौन कौन से जीव ऐसे हैं जिनमें बाह्य निषेचन होता है, कौन से जीव ऐसे हैं जिनमें आंतरिक निषेचन होता है, ज़्यादा बेहतर प्रक्रिया कौन सी है, और अन्य कुछ और हम लोग तुलनात्मक अध्ययन इनका करना चाहें तो एक सारणी के द्वारा हम लोग इसमें दर्शाया मैंने कि दोनों में क्या क्या प्रमुख अंतर है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है अकर्स इन एक्सटर्नल मीडियम, बाह्य माध्यम में जो जल है उसमें संपन्न होता है। अब बाह्य माध्यम कहाँ हुआ? दैट इज़ आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म, कि जो मादा सजीव है, जीव है, उसके शरीर के बाहर ये क्रिया संपन्न होती है। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन यह है आंतरिक माध्यम में, यानी मादा जो सजीव है उसके शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। ठीक है,
पिछले वीडियो में जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि युग्मक बहुत अधिक संख्या में बनाने पड़ते हैं, क्योंकि युग्मक को तैर विशेषकर नर युग्मकों को तैर कर मादा युग्मकों तक पहुंचना पड़ता है, तो बहुत अधिक संख्या में युग्मक त्यागे जाते हैं। तो जो बाह्य निषेचन करते हैं उनमें तो दोनों ही युग्मक नर और मादा यानी शुक्राणु अंडाणु दोनों को ही बाह्य माध्यम में त्यागा जाता है। तो दोनों की संख्या बहुत अधिक संख्या में त्यागनी पड़ती है, ताकि कोई ना कोई जो शुक्राणु और अंडाणु आपस में संयोजित होकर निषेचन की क्रिया संपन्न करे, है ना। लार्ज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर रिलीज, कि बहुत अधिक संख्या में नर और मादा युग्मक त्यागे जाते हैं, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मादा युग्मक के पास नर युग्मक त्यागे जाएंगे। इसलिए तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में मादा युग्मक छोड़े जाते हैं। नर युग्मकों की संख्या यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होगी, परंतु मादा युग्मकों की संख्या जो त्यागे जाते हैं यानी अंडाणुओं की संख्या कम होती, सीमित मात्रा में अंडाणु त्यागे जाते हैं तुलनात्मक रूप से बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में। अब जो बाह्य निषेचन है उसमें निषेचन अनिश्चित होता है, निषेचन सुनिश्चित नहीं है कि निषेचन होगा ही, ठीक है, क्योंकि नर ने कहीं और अपने युग्मक त्यागे हैं, मादा ने कहीं और अपने युग्मक त्यागे हैं। तो वो एक यादृच्छिक घटना है या एक प्रकार संयोगात्मक घटना है। संयोगात्मक घटना है कि संयोग से कि निषेचन हो भी सकता है और निषेचन नहीं भी हो सकता है, इसलिए अनिश्चित घटना है। जबकि यहाँ पे दोनों को पास और नर द्वारा अपने युग्मक मादा के शरीर के अंदर त्यागे जाते हैं, इसलिए निषेचन यहाँ पे सुनिश्चित है, ठीक है। अब बाह्य निषेचन करने वाले बाह्य निषेचन के फलस्वरूप जो संतति उत्पन्न होगी वो कहाँ होगी? उनके अधिकतम संभावना है कि वो बाहर ही होंगी, है ना, शरीर के बाहर ही उनके विकास वगैरह होना है। तो वो शिकारी जंतुओं के द्वारा शिकार होने की संभावना बहुत अधिक है, बहुत अधिक संभावना होती है, इसलिए उनकी बचने की संभावना जो है वो सीमित होती है, कम होती है, खतरा होता है उनके जीवन को। तो लिखा था ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वर्नरेबल टू प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मतलब शिकारी, शिकारियों के प्रति अत्यधिक वो वल्नरेबल है, यानी वल्नरेबल का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा उनको एक प्रकार से खतरा मान सकते हैं कि उनके जीवन को बहुत ज़्यादा खतरा है, और वो प्रीडेटर्स जो है, शिकारी जो जंतु है, जीव जो है, वो उनको आसानी से उनका भक्षण कर सकते हैं, इसलिए उनके सर्वाइवल बचने की संभावना जो है वो कम रहती है। जबकि इनमें पेरेंटल केयर होता है। अधिकांश जो आंतरिक निषेचन करने वाले जो जीव है वो चाहे अंडे दें या फिर बच्चे को जन्म दें, वो अपने इनकी सुरक्षा स्वयं करते हैं। इनमें पेरेंटल केयर होता है, यानी जनक अपने जब तक बच्चों का जन्म नहीं होता उनकी देखभाल करते हैं, इसलिए इनकी बचने की संभावना जो है वो हायर है, ज़्यादा है। उदाहरण कि जलीय जीव जैसे एल्गी हैं, ठीक है, बोनीफिशेस यानी अस्थिल मछलियाँ जो ओस्टिकथीज वर्ग में आती हैं, ओस्टिकथीज में, और एम्फीबियंस भी इसमें आते हैं, ठीक है। आंतरिक निषेचन में जो ज़मीन पर रहने वाले जीव है, टेरिस्टेरियल ऑर्गेनिजम्स, स्थलीय जीव में फंजाई भी हुई, अधिकांश पादप हुए, ठीक है, कीट हुए, रेप्टाइल सरीसृप हुए, पक्षी हुए और स्तनधारी हुए। तो जो बहुसंख्यक जीव जो जल में रहते हैं उनमें बाह्य निषेचन, और बहुसंख्यक जीव जो ज़मीन पर अपना अधिकांश जीवन यापन करते हैं वो उनमें आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। निषेचन तो हो गया, अब निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होगी? तो निषेचन का परिणाम जो है वो है जाइगोट, और फिर उस जाइगोट से भ्रूण का विकास होगा, उसको हम कहेंगे भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस, और फिर उस भ्रूण के विकास के फलस्वरूप जो नया जो ऑफस्प्रिंग है, संतति जो है, उसका जन्म होगा। तो दो चीज़ें हो गई इसमें, एक जाइगोट युग्मनज बनना, और फिर युग्मनज से भ्रूण का विकास। भ्रूण के विकास को हम लोग कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, हिंदी में कह सकते हैं इसको भ्रूणोद्भव,
भ्रूणोद्भव, भ्रूण का विकास, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो युग्मनज तो हमने पढ़ लिया, प्रथम कोशिका है, लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न जितने भी संतति हैं, जितने भी सजीव हैं, उनके जीवन की प्रथम कोशिका युग्मनज है। ये बनती कैसे है? नर और मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप, युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। ठीक है, यदि निषेचन बाह्य हुआ है तो जाइगोट का निर्माण शरीर के बाहर होगा। निषेचन यदि आंतरिक हुआ है तो जाइगोट का निर्माण मादा जो सजीव है उसके शरीर के अंदर होगा। ठीक है, अब वो जाइगोट तो शरीर के अंदर भी बन सकता है, शरीर के बाहर भी बन सकता है। ये भ्रूणोद्भव की क्रिया जिनमें बाह्य निषेचन हुआ है उनमें तो निश्चित रूप से भ्रूण का विकास भी शरीर के बाहर ही होना है। जिनमें बाह्य निषेचन हुआ है उनमें युग्मनज भी बाहर बना है और युग्मनज से भ्रूण का विकास भी शरीर के बाहर ही होगा। लेकिन जो आंतरिक निषेचन करते हैं उनमें युग्मनज तो शरीर के अंदर बना है, मादा के शरीर के अंदर, लेकिन भ्रूण का विकास शरीर के अंदर भी हो सकता है, शरीर के बाहर भी हो सकता है। जो अंडे देने वाले जंतु है, निषेचित अंडे जो देते हैं, निषेचित अंडे देने वाले जंतु जैसे पक्षी है, ठीक है, सरीसृप है, तो ये निषेचन तो आंतरिक हुआ, परंतु उस भ्रूण का विकास उस मादा के शरीर के बाहर अंडों के अंदर हो रहा है। सुरक्षात्मक कवच उसमें कैल्केरियस वो होता है, कैल्शियम युक्त आवरण होता है, उस अंडे के अंदर उस भ्रूण का विकास होता है, तो वो शरीर के बाहर हो रहा है ना। निषेचन वहाँ अंदर है लेकिन भ्रूणोद्भव शरीर के बाहर। और जो स्तनधारी हैं, वास्तविक स्तनधारी जो या यूथीरियन स्तनधारी जो है, जो शिशु को जन्म देते हैं, जिनको जरायुज हम लोग बोलते हैं, उनमें भ्रूणोद्भव की क्रिया, भ्रूण का पूर्ण विकास मादा जीव के शरीर के अंदर ही होता है। अब भ्रूणोद्भव के दौरान दो क्रियाएं होगी। एक तो अकेली कोशिका थी, ये जाइगोट, ये जाइगोट, इससे बहुकोशी के भ्रूण बनना है तो इसमें कोशिका विभाजन होगा, 1 से 2 कोशिका, 2 से 4 कोशिका, 4 कोशिकीय, ऐसे करते करते बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ, है ना। बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ तो इस दौरान जो विभाजन होंगे वो सब के सब समसूत्री प्रकार के होते हैं। समसूत्री विभाजन होते हैं। युग्मनज के फलस्वरूप जो भ्रूण का विकास होगा उस दौरान होने वाले समस्त विभाजन समसूत्री प्रकार के होते हैं। अब इसमें एक अपवाद हम लोग कह सकते हैं कि पिछले वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि पादपों में 3 प्रकार के पीडी एकांतरण, जो 11th क्लास की NCERT बुक में आपने प्लांट किंगडम वाला चैप्टर 3 था, उसके लास्ट में 3 प्रकार के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उसमें दिखाया गया था पीडी एकांतरण। तो उसमें एक था अगुणितक पीडी एकांतरण जिसको हैप्लॉन्टिक कहते हैं। उसमें युग्म, उसमें जो मुख्य पादप शरीर होता है, शैवालों में होता है ये ज़्यादातर, तो मुख्य पादप शरीर अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। मुख्य पादप शरीर ही हैप्लॉइड होता है और हैप्लॉइड होने के कारण से उस मुख्य पादप शरीर के लिए नाम आ जाता है युग्मकोद्भिद पीढ़ी। गैमेटोफिटिक जनरेशन उसकी मुख्य पीढ़ी है और उसमें वो गैमिट्स बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं और युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। युग्मनज बनते ही 2n स्थिति आ गई जाइगोट में। 2n स्थिति आते ही वो स्पोरोफिटिक जनरेशन हो गया युग्मनज, और युग्मनज बनते ही उसमें तुरंत ही अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, तुरंत ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो युग्मनज बनते ही प्रथम जो शुरुआत में जो विभाजन हो गया वो अर्धसूत्री विभाजन प्रकार का हो गया। उसके फलस्वरूप बीजाणु बन गए, बीजाणु से बीजाणुद्भिद का निर्माण, बीजाणुओं का विकास हो गया और वो बीजाणु जो है फिर से युग्मकोद्भिद का विकास कर लेते हैं। इसलिए जो एकदम शुरुआती जो विभाजन है, प्रथम विभाजन, वो ऐसे पादप जिनमें हैप्लॉन्टिक प्रकार का पीडी एकांतरण होता है उनमें कैसा होगा, अर्धसूत्री प्रकार का होगा पहला विभाजन। पिछले वीडियो में भी मैंने कई बार कहा है कि जंतुओं में युग्मक बनते हैं तब अर्धसूत्री विभाजन,
पादपों में जब बीजाणु बनते हैं तब अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें युग्मनज बनते ही बीजाणु बन जाते हैं तुरंत ही, पूरा बीजाणुद्भिद पादप बनता ही नहीं है हैप्लॉन्टिक पीढ़ी एकांतरण में, युग्मनज के तुरंत बाद। उस चित्र को हम लोग जिसकी चर्चा कर रहा था मैं उसको भी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा ताकि आपको रिकॉल हो जाए, ठीक है। और कोशिका विभाजन के बाद में कोशिका विभेदीकरण की क्रिया होती है, सेल डिफरेंशिएशन। तो भ्रूणोद्भव में दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक तो कोशिका विभाजन जिससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, फिर कोशिका विभेदीकरण जिसे कोशिकाएं अपने निश्चित आकार आकृति को ग्रहण करके और अन्य अनेकानेक अपने कार्य के अनुसार विशिष्टीकृत संरचनाओं निर्माण करती है, ठीक है, अपने अपने कार्य के हिसाब से, स्थान के हिसाब से। तो वो कोशिका विभेदीकरण कहेंगे, सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये मैं चर्चा कर रहा था, जो 3 प्रकार के पीढ़ी एकांतरण आपने 11वीं कक्षा में आपने देखे होंगे और उन पर ही चर्चा। ये सिर्फ पादपों के संदर्भ में, पादपों के जीवन चक्र में 2 प्रकार की पीढ़ियाँ होती है जो एक के बाद एक एकांतरित होती रहती है। एक पीढ़ी को कहते हैं हम लोग जो अगुणित होती है, पादप शरीर n प्रकार का होता है, यानी उनमें अपने गुणसूत्रों का केवल एक समुच्चय होता है। उसके लिए हिंदी में बोलते हैं युग्मकोद्भिद और अंग्रेजी में बोलते हैं गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट जो गैमिट बनाएगा, ठीक है। तो ये गैमिटोजेनेसिस करता है, गैमिटोजेनेसिस के शुरू गैमिट्स बने, गैमिट्स में निषेचन हुआ, सिनगेमी, निषेचन के बाद में जाइगोट बन गया, जाइगोट में 2n कंडीशन आ गई। 2n कंडीशन आते ही दूसरी पीढ़ी शुरू, दूसरी पीढ़ी का नाम स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद वह पीढ़ी जो बीजाणु बनाएगी। बीजाणु अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये तुरंत ही क्या कर रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन करके बीजाणु बना दिए, अर्धसूत्री विभाजन करके बीजाणु बना दिए, शुरुआती विभाजन, है ना। तो पूरा पादप अपने संपूर्ण जीवन काल में बहुत कम समय के लिए 2n अवस्था में आता है और अपना पूरा जीवन n प्रावस्था के रूप में ही व्यतीत करता है, इसलिए इसको हैप्लॉन्टिक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण करते हैं। दूसरा जो हम लोग बड़े पादपों में देखते हैं, इसका ठीक विपरीत मुख्य पादप शरीर 2n है जिसको स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद कहते हैं। बीजाणुद्भिद जो है वो युग्मक बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पोरोजिनेसिस होगा, युग्मक बनाते हैं किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन, बीजाणु बनाते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ये बीजाणु बने और इन बीजाणुओं से ही युग्मकों का विकास होगा और वो युग्मक आपस में सिनगेमी द्वारा युग्मनज बना देंगे। तो पूरा पादप अपने संपूर्ण जीवन काल में बहुत कम समय के लिए गैमिटोफाइट के रूप में आता है और अधिकांश जीवन अपना द्विगुणित प्रावस्था में बिताता है, इसलिए इसको बोल दिया डिप्लॉन्टिक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण, ठीक है। और तीसरा दोनों मिक्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, अपवाद सब में है थोड़े बहुत। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स अपने जीवन काल में लगभग दोनों बराबर पीढ़ियों में व्यतीत करता है। तो ये जो कलर से दिखाया गया है कि कितने समय तक कौन सी है, तो दोनों लगभग बराबर अवस्था तक है, इसलिए इसको बोला है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये देखो स्पोरोफाइट जो है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा स्पोर्स बनाते हैं। ये स्पोर्स या बीजाणु विकसित हो, ये स्वयं भी गैमिटोफाइट है और एक स्वतंत्र गैमिटोफाइट का निर्माण करते हैं। इस गैमिटोफाइट में युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक संलयन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है, जाइगोट 2n होते ही अपने आप कौन सी पीढ़ी शुरू हो गई, स्पोरोफाइट। तो एक बार रिकॉल करने के लिए आपको ये शॉर्ट में बताएं। आगे बढ़ते हैं कि जंतुओं में जाइगोट का विकास या एम्ब्रियोजेनेसिस जो प्रक्रिया है उस पर थोड़ा सा और एक बार चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे जंतु जिनमें निषेचन बाह्य प्रकार का हुआ है उनमें जाइगोट का विकास भी यानी भ्रूण का विकास भी कहाँ होगा, शरीर के बाहर ही होना है, ठीक है।
आंतरिक निषेचन जिनमें होता है उनमें दोनों स्थितियां हैं कि भ्रूण का विकास शरीर के अंदर भी हो सकता है, मादा के जहाँ निषेचन हुआ, निषेचन शरीर के अंदर हुआ, भ्रूण का विकास भी शरीर के अंदर हुआ, तो ऐसे जंतु जो है वो विविपेरस प्रकार के होंगे, जरायुज होंगे और एक शिशु को जन्म देंगे। ठीक है। जबकि बहुत सारे जंतु ऐसे हैं जिसमें निषेचन तो आंतरिक हुआ, लेकिन ऐसे जंतु उस निषेचित अंडे को शरीर के बाहर त्याग देते हैं और शरीर के बाहर निषेचित अंडे के अंदर ही भ्रूण का विकास होता है। ऐसे जंतु कहलाएंगे अंडज। तो अंडज और जरायुज वाली चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है। ओविपेरस अंडज और विविपेरस जरायुज। तो अंडज, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, कि जो युग्मनज का विकास है या जो भ्रूण का विकास है वो मादा सजीव के शरीर के बाहर होगा और इसमें सजीव के शरीर के अंदर ही होगा। जहाँ निषेचन हुआ शरीर के अंदर, निषेचन शरीर के अंदर ही विकास हो रहा है। निषेचन तो शरीर के अंदर हुआ, लेकिन भ्रूण का विकास शरीर के बाहर निषेचित अंडों में हो रहा है। कि जो मादा सजीव है वो निषेचित अंडे त्यागती है, निषेचित अंडे त्यागती है। ठीक है। हम लोग देखते हैं कि एक निश्चित सीजन में ही ये अंडे देते हैं अपने। और जैसे मुर्गियों की बात है तो मुर्गियां भी पूरे वर्ष भर में केवल एक बार अंडे देती हैं। हालांकि पोल्ट्री फार्म में उनको ऐसे विशेष प्रकार की दवाएं वगैरह उनके भोजन में इस प्रकार के दिए जाते हैं कि वो वर्ष पर्यंत अंडे देती रहती हैं। लेकिन प्राकृतिक रूप से मुर्गियां जो है वो साल में एक बार ही अंडे देती हैं, निश्चित प्रकार के अंडे देती है। ठीक है। विविपेरस जो है वो छोटे शिशुओं को जन्म देते हैं। ठीक है। अब ओविपेरस में वैसे एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमने देखा था कि बाह्य निषेचन करने वाले जो जीव थे उनमें संतानों की उत्तरजीविता की संभावना कम थी। क्यों? क्योंकि शिकारियों के प्रति उनमें वो सुग्राही थे, वल्नरेबल सुग्राही। ठीक है। वैसे ही इसमें कि अंडे देने वाले जंतुओं के जो शिशु है उनके बच्चों की संभावना कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये हमेशा अपने उन अंडों की देखभाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। देखभाल का प्रयास करते हैं, जैसे हम लोग पक्षी के देखते हैं घोंसले में अंडे देते हैं, उन अंडों को देखभाल भी करते हैं, अंडे को एक उसके ऊपर बैठती भी है ताकि शरीर की गर्मी से उनमें विकास जल्दी हो, ये भी हम लोग देखते हैं। लेकिन अपने भोजन की तलाश में जब वो घोंसले से बाहर जाती हैं तो पीछे से कोई जंतु उनको अंडों का भक्षण भी कर लेते हैं, है ना। इसलिए पूर्ण पैतृक संरक्षण उनमें नहीं है। पैतृक संरक्षण तो है, देखभाल करती हैं, लेकिन उन अंडों को साथ लेकर नहीं जाते हैं वो लोग, कहीं ना कहीं छोड़कर कुछ समय के लिए इधर उधर उनको जाना ही पड़ता है। तो इसलिए उनमें अंडों के बचने की संभावना कम होती है। जबकि विविपेरस जो जंतु है उसमें पूरे भ्रूण का विकास उस मादा सजीव के अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है। मादा जहाँ जहाँ जाएगी उसके साथ साथ और गर्भस्थ जो भ्रूण का जो विकास हो रहा है वो उसके साथ साथ ही जाता है। इसलिए पेरेंटल केयर जो है, पेरेंटल और एम्ब्रियोनिक केयर जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है, इसलिए इनके बचने की संभावना अधिक होती है। उदाहरण इंसेक्ट्स, कीट है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, प्रोटोथीरियन मैमल्स, स्तनधारियों में प्रोटोथीरियन। ठीक है। जिसमें डकबिल प्लेटिपस, एकिडना, ये नाम आप लोगों ने सुना है। और जो यूथीरियन स्तनधारी है जिसमें गाय, भेड़, भैंस, बकरी वगैरह हम लोग जो ज़्यादातर जंतु देखते हैं स्तनधारियों में, मनुष्य भी उसमें वो इसके अंतर्गत आएगा। अब ऐसा ही हम लोग पादपों में देखते हैं कि पादपों में जो जाइगोट का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन प्लांट्स, या भ्रूण का विकास जो है, युग्मनज का आगे का जो विकास है वो कहाँ होता है, कैसे होता है, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी बुक का एक स्नैपशॉट लिया आपके लिए। तो इसमें देखते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों की बात कर रहे हैं। द जाइगोट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल, बीजांड के अंदर जाइगोट बनता है, बीजांड। ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, जो बाह्य दल हैं, पुंकेसर है, ये सब के सब झड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक है। फिर ये अपने लिए एक प्रश्न आपसे, आपको ही पता होगा, कैन यू नेम अ प्लांट
इन विच सेपल्स रिमेन अटैच्ड, कि कोई ऐसा पादप आप बता सकते हैं जिनमें बाह्य दल जड़े ही नहीं, बाह्य दल नहीं जड़े और जब फल बनेगा तो उसके साथ में भी लगा ही रहेगा। तो इसका प्रसिद्ध उदाहरण सोलेनेसी कुल के पादप वगैरह टमाटर में आप देखते हैं, बैंगन में देख सकते हैं, है ना। तो बैंगन का जो मुकुट जो हम लोग कहते हैं वो उसका बाह्य दल ही है। धतूरे का आप देख सकते हैं, वो भी सोलेनेसी कुल का है। द पिस्टिल यानी जो स्त्री केसर है, हावेवर रिमेन्स अटैच टू द प्लांट, द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो, भ्रूणोद्भव की क्रिया हुई, जाइगोट से भ्रूण का विकास हुआ। द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड, जो बीजांड था वो बीज बन गए और जो अंडाशय था वो फल में विकसित हो जाता है। द ओवेरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट। ये इस प्रकार का हम लोग स्त्री केसर या पिस्टिल बता सकते हैं। ये वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवेरी। ठीक है, तो ये दोनों जड़ गए। इसके अंदर होते हैं बीजांड, ये बदल जाएगा बीज में। बीजांड को अंग्रेजी में बोलते हैं ओव्यूल, OVULE, ओव्यूल। और ये ओवेरी, अंडाशय। अंडाशय बदल जाता है फल में और बीजांड जो है वो बदल जाता है बीज में। ठीक है, और अंडाशय की भित्ति कहलाती है फल भित्ति, पेरिकार्प, फल भित्ति। दैट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, इसका कार्य रक्षा करना। आफ्टर डिस्पर्सल यानी छितरने बिखरने के बाद में, गिरने के बाद में, सीड्स जर्मिनेट्स, कि जो बीज है वो अंकुरित होते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, नए पादप को जन्म देने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये सब के पी मतलब पेरिकार्प, फल भित्ति, एस मतलब सीड, सीड मतलब बीज। तो ये बाहर वाली फल भित्ति और ये अंदर अपने को जो दिख रहे हैं ये सब के सब बीज, है ना। तो इस प्रकार से ये निषेचन पश्च घटनाओं का हमने उल्लेख किया और ये पूरा जो चैप्टर है ये आपका पूर्ण हुआ। ये कॉमन हमने इंट्रोडक्शन टाइप का पूरा देखा है। एक साझा तौर पर पादपों और जंतुओं में किस प्रकार से जनन होता है। दूसरा चैप्टर हम लोग अगले वीडियो से शुरू करेंगे जो कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित है। उसमें हम लोग एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन कैसे होता है पूर्ण, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी शॉर्ट में, इसका पूरा विस्तार से हम लोग पुष्प की संरचना से चलेंगे और वो संपूर्ण घटनाओं का, जब तक बीज का फल का निर्माण नहीं होता, वो सभी प्रक्रियाएं हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जो चैप्टर होगा उसमें मानव में जनन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। ठीक है, धन्यवाद।